हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स विद मोहित अवस्थी। आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ्स का रियल नंबर्स। अभी तक हम लोगों ने 2 चैप्टर किए हैं, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब एक इजी चैप्टर रियल नंबर्स को हम स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये आप सबके PT1 में या PT2 में डेफिनेटली आने वाला है। तो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ध्यान से देखिए ये चैप्टर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी चैप्टर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, बस उसी को वापस से रिपीट करना है। तो बहुत फेमिलियर हो आप इस चैप्टर के साथ। बस ध्यान से देखना कि जो चीजें हैं जो आप पहले पढ़ चुके हो, किस तरीके से उनको मैनिपुलेट करके हम लोग ये क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हम इस चैप्टर में यूज करेंगे बार बार। उन टर्म्स को समझ लेते हैं। टर्म्स को समझने के बाद हम लोग चैप्टर की एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर्स जो कि हमें नंबर लाइन पे मिल सकते हैं। वो सारे नंबर जो एक नंबर लाइन पे हमें मिल सकते हैं, यानी कि चाहे पॉजिटिव नंबर है, चाहे नेगेटिव नंबर है, चाहे फ्रैक्शन फॉर्म में है, ये सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। कहाँ तक होते हैं? इन्फिनिटी तक होते हैं। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स में और होल नंबर्स में एक छोटा सा डिफरेंस है। नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, मगर होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं और ये स्टार्ट होते हैं 0 से और फिर चलते रहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से डिवाइड होते हैं और अपने आप से डिवाइड होते हैं। ठीक है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। जैसे कि 2 है, 2 किससे डिवाइड होता है? 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। 3 ये 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। 5 ये भी 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड होगा। 7 ये भी 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है। उसके बाद 11 13 17 19 एंड सो ऑन, और इस तरीके से ये चलते रहते हैं। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो केवल 1 से डिवाइड होते हैं और खुद से डिवाइड होते हैं। ठीक है। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स में एक डिफरेंस होता है और हम लोग हमेशा इन दोनों नंबर्स के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं, और उसके अलावा भी एक और फैक्टर होता है इनका, जो खुद से भी डिवाइड होते हैं, है ना, 1 से भी डिवाइड होते हैं, उसके अलावा भी एक और फैक्टर होता है इनका। ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं 6 जो होता है वो 1 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, इसके अलावा 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर जो 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से डिवाइड हो रहा है और इसके अलावा भी उसका एक और कोई फैक्टर है, तो वो सारे नंबर्स हो जाते हैं हमारे कंपोजिट नंबर्स। ठीक है। को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ये क्या होता है? ये पेयर होता है। ये ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। ये क्या होता है? ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूं 2 एंड 3, इन दोनों के बीच में क्या कोई भी कॉमन फैक्टर है? क्या कोई भी ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड करता है और 3 को भी डिवाइड करता है? ऐसा कोई नंबर नहीं है। केवल एक ही नंबर है 1, है ना, और 1 सबके साथ होता है तो हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे, है ना। को प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। 1 हो सकता है, उसके अलावा कोई भी नहीं होगा। और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि 3 एंड 5, 7 एंड 11, 11 एंड 13। तो इस तरीके से बहुत सारे पेयर्स आप बना सकते हो। ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप निकाल सकते हो जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स आपको पता लग गए, वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स जो 0 से स्टार्ट होते हैं, प्राइम नंबर्स जो केवल अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं, कंपोजिट नंबर्स ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में, 1 के टेबल में, इसके अलावा और भी एक फैक्टर होता है। को प्राइम नंबर्स ये ऐसे दो नंबर का पेयर होता है जिनके बीच में केवल 1 ऐसा कॉमन फैक्टर होता है, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं होता। ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है। इसको भी हमें समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है। जैसे सपोज करो
मैंने एक नंबर लिखा 128, ठीक है, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू किया, 2 से डिवाइड किया 64, 2 से डिवाइड किया 32, 2 से डिवाइड किया 16, 2 से डिवाइड किया 8, 2 से डिवाइड किया 4, 2 से किया 2 एंड 2 से किया 1, ठीक है। तो 128 कैन बी रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 की पावर 7 और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। 128 के अलावा और दूसरा नंबर ले लेते हैं। सपोज करो मैंने नंबर ले लिया 35, तो क्या होगा 5 इंटू 7, 7 इंटू 1 हो जाएगा 35 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 1, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि ये जो 128 का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है ना, इसमें जो भी नंबर्स आए हैं, इसके अंदर जो भी नंबर्स आए हैं, उसके अलावा 128 के प्राइम फैक्टराइजेशन में और कोई नंबर नहीं आ सकते, बस ऑर्डर चेंज हो सकता है ना। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने 35 की बात करी, 128 में तो सारे नंबर 2 हैं, है ना, मगर 35 की अगर मैं बात करता हूं तो 35 में क्या होगा, पहले मैं 7 लिख सकता हूं, है ना, जैसे मैंने यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, मैं पहले 7 भी लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं 7 5 जा 5 1 जा, मगर ऑर्डर को अगर छोड़ दो तो नंबर दोनों यही रहेंगे। अगर मैं ऑर्डर पर ध्यान ना दूं तो नंबर्स हमेशा यूनिक रहेंगे, ठीक है। जैसे 128 का मैंने किया तो 2 2 2 2 2 2 सबके अंदर आ रहा है, तो यही आ रहा है। अब बच्चों के मन में क्या आएगा, सर 128 की जगह पे 2 की जगह पे मैं यहाँ पे और भी कोई नंबर यूज कर सकता हूँ। सपोज करो बच्चे ने बोला 4 यूज कर दिया, 4 3 जा 4 2 जा, फिर से 4 यूज कर दिया, 4 8 जा, है ना, अब 2 से कर दिया। तो सर अभी तो आपने बोला था कि केवल 2 ही आएगा और ये यूनिक होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है। अगर मैं इस 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 नहीं आएगा, इसका करूंगा तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 नहीं आएगा। तो इसीलिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि सबसे छोटा नंबर लिया जाता है, ठीक है। ऐसे तो फिर बड़े बड़े नंबर कुछ भी हो सकते हैं, मगर फंडामेंटल थ्योरम और अरिथमेटिक बोलती है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया है, यहाँ पे जो फैक्टर्स आ गए हैं ये यूनिक होंगे, और इसके अलावा इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, आप आगे पीछे कर सकते हो, मगर नंबर्स वही रहने वाले हैं। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बोलती है, ठीक है। जैसे कि एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, सपोज करो 6 है, 6 का करेंगे तो 3 इंटू 2 लिख सकता हूं, या फिर मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूं, इसके अलावा कोई दूसरे नंबर नहीं आ सकते। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें एश्योर करती है, ठीक है। एक और थ्योरम है जिसका बहुत यूज है इसके अंदर, हम लोग उसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 25, है ना, एंड हमें पता है 25 इज डिविजिबल बाय 5। 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है ना, 25 जो है वो 5 से डिवाइड हो जाता है। अब थ्योरम क्या बोलती है कि अगर 25 5 से डिवाइड हो जाएगा तो 25 का जो स्क्वायर रूट होगा यानी कि 5, वो भी डिविजिबल होगा बाय 5, वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, बड़ी आराम से आपको समझ में भी आ गया होगा कि अगर 25 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 भी 5 से डिवाइड होगा। ये बड़ा आसानी से आपको समझ में आ गया। इसको अगर मैं और थोड़ा सा समझाऊं तो ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, अगर कोई भी एक नंबर है, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, अगर कोई एक नंबर है ए स्क्वायर, यानी कि जो वो स्क्वायर दिया हुआ है किसी भी नंबर का, अगर वो बी से डिवाइड हो रहा है तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला 36 जो है वो डिवाइड हो जाता है 3 से, 36 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका जो अंडर रूट होगा यानी कि 6 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने एक और चीज लिया, मैंने बोला 144,
144 एक नंबर है, 144 एक नंबर है, और मैंने बोला ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 144 इज डिविजिबल बाय 3, तो इसका जो अंडर रूट होगा यानी कि 12, वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा आप किसी भी नंबर के साथ करके देख सकते हो। ऐसा अगर आपको डाउट है कि नहीं होता है तो आप कोई भी नंबर करके देख लो, और अगर आपको वो नंबर मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। ये हमारी सेकंड थ्योरम है ना। तो एक थ्योरम तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और दूसरी थ्योरम है ये वाली कि अगर ए स्क्वायर, इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी नंबर बी, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड हो जाएगा। इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बी, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय बी। क्लियर हो गया? चलो अब आगे चलते हैं। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस थ्योरम के बिना हम नहीं कर पाते, है ना। अब ये जो चैप्टर है रियल नंबर्स, इसके अंदर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पहले कर चुके हो। जैसे एलसीएम एचसीएफ क्या होता है ये आपको आता है ना। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में भी आप पहले पढ़ चुके हो, मगर फिर भी हम लोग इस टॉपिक को वापस से लेकर आए हैं और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो हम बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जैसे आ जाता है एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। अब आप सबको पता है एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जैसे मैंने बोला, एक एग्जांपल मैंने बोला कि 2 और 3 का बताओ एलसीएम क्या होगा। 2 और 3 का एलसीएम हमें निकालना है तो क्या होगा, हमें पता है 6 होता है, इनका एलसीएम 6 होता है। अब हम लोग कैसे निकालते हैं, जब हम छोटे थे तो हम कैसे निकालते थे, मैंने यहाँ पे 2 का टेबल लिखा, है ना, और उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 का टेबल लिखा, और फिर हम देखते थे कि इन दोनों के बीच में कॉमन क्या आ रहा है। तो हमने देखा इन दोनों के बीच में 6 कॉमन है, तो मेरा एलसीएम क्या आ गया, 6 मेरा एलसीएम आ गया। ऐसे ही करते थे, है ना। अब इसके बाद मैंने बोला सपोज करो 2 और 3 का मुझे एचसीएफ निकालना है। 2 और 3 का एचसीएफ निकालना है तो 2 किससे डिवाइड हो जाता है, 1 से डिवाइड हो जाता है और 2 से डिवाइड हो जाता है। और 3 किससे डिवाइड होता है, 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 3 से डिवाइड होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, हमारा 1 कॉमन आ रहा है। तो एचसीएफ क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इनका, 1 हो गया, है ना। ये चीजें तो हो गई जब हम लोग छोटी क्लास में थे, हम इसको इस तरीके से सॉल्व करते थे, है ना। मगर यहाँ पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से अलग होंगे, वो थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। तो अब हम उनको देखेंगे कि उनको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपको एलसीएम और एचसीएफ, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर मुझे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है ना। सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होगा कि मुझे कैसे पता लगेगा किसी क्वेश्चन के अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। जैसे मान लो मैंने डायरेक्ट नंबर दे दिया 64 एंड 128, एलसीएम निकालना है, मैंने एलसीएम निकाल दूंगा, एचसीएफ निकालना है, मैं एचसीएफ भी निकाल दूंगा। मगर अगर मैंने एक वर्ड प्रॉब्लम दे दिया और वर्ड प्रॉब्लम के अंदर मेंशन ही नहीं किया मैंने कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने एक ऐसे क्वेश्चन दे दिया कि दो रिंग है और दोनों 6 मिनट्स के बाद एंड 8 मिनट के बाद रिंग करती हैं, तो बताओ ये दोनों एक साथ कब रिंग करेंगी। ठीक है, मैंने क्वेश्चन दिया कि 2 रिंग है, 2 बैल हैं जो 6 मिनट के बाद और 8 मिनट के बाद बजती हैं, तो बताओ ये दोनों एक साथ कितने बजे या कितने मिनट के बाद एक साथ बजेंगी। ये मेरा क्वेश्चन आ गया। तो अब यहां तो बोला ही नहीं है कि एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है, यहां तो इन्होंने कुछ मेंशन भी नहीं करा। अब सीधा उन्होंने तो क्वेश्चन पूछ लिया कि ये बताओ कि दोबारा कब बजेंगी एक साथ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कब मुझे एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, जब भी हम एलसीएम निकालेंगे तो देखो एलसीएम कब निकलता है, एलसीएम निकलता है जब भी चीजें रिपीट हो रही हैं, है ना। जब वो मीटअप करेंगी, रिपीट भी होंगी और बाद में मीटअप भी हो जाएंगी, उनका मीटिंग पॉइंट भी निकालना होगा। जब भी कोई चीज रिपीट हो रही है, जैसे मैंने अभी बोला था हर 6 मिनट के बाद रिंग होती है, हर 6 मिनट के बाद बैल बजती है, तो यानी कि वो रिपीटिंग हो रही है ना, हर 6 मिनट के बाद बज रही है, तो जो उसका बजना है वो क्या है, वो रिपीट हो रहा है ना। बैल हर 6 मिनट के बाद रिंग कर रही है तो यानी कि वो रिपीट हो रही है। और फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन क्या बोला, मैंने क्वेश्चन बोला कि बताओ दोनों एक साथ कब बजेंगी एक साथ, है ना।
तो क्या हुआ कि रिपीट तो हो ही रही थी और मीटिंग भी हो गया दोनों का रिपीट करते करते। तो जो भी क्वेश्चन इस तरीके से होगा तो वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जहां पे भी रिपीट हो रही है या बाद में जाके मीटिंग हो रहा है उनका, तो हम उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक सर्कल है, ठीक है, आपका फ्रेंड यहां पे है, आप यहां पर हो, आपका एक और फ्रेंड है वो यहां पर है, ठीक है। इसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड है, इसकी स्पीड जो है वो 1.2 मीटर पर सेकंड है, और इसकी जो स्पीड है वो 1.4 मीटर पर सेकंड है। अब ये बताओ कि कितने टाइम के बाद, कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद ये लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब ये लोग स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली क्या है, वो इस सर्कल को तो रिपीट करते रहेंगे ना, सर्कल पे तो राउंड राउंड घूमते रहेंगे, और फिर उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आकर के कहीं मिल जाएंगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों आकर, तीनों आकर के, सॉरी, ये आकर आपस में मिल जाएंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो चीजें क्या है कि जो भी चीज कमिंग टुगेदर, यानी कि जब सारी चीजें एक साथ आ रही हैं, है ना, कोई भी चीज जब एक साथ आ रही है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं एचसीएफ की, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कब निकालना है, जब भी हम डिवीजन कर रहे हैं, जब भी चीजों को डिवाइड किया जा रहा है, जहां पर भी डिवीजन हो रहा है, जहां पर भी डिवीजन हो रहा है वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। अब डिवीजन कैसा डिवीजन, जैसे देखो मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया कि मेरे पास रिबन है, एक 42 सेंटीमीटर का है एंड एक 72 सेंटीमीटर का है। अब बताओ मुझे एक ऐसा रिबन चाहिए जो दोनों को इक्वली मेजर कर सके। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द लार्जेस्ट लेंथ दैट कैन मेजर बोथ द रिबन टुगेदर, ठीक है। तो जब भी इस तरीके की चीजें आ जाएंगी तो वहां पर हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। वहां पे हम क्या निकालेंगे, हम लोग एचसीएफ निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला 24 एप्पल्स है मेरे पास और 16 एप्पल्स हैं, मेरे पास 24 एप्पल हैं और 16 एप्पल्स हैं, उनको मुझे बॉक्स के अंदर डालना है। मेरे पास 24 एप्पल हैं और 16 एप्पल हैं, इन दोनों को मुझे बॉक्स के अंदर डालना है। बेसिकली क्या करना है, डिवाइड करना है। एक ही के अंदर तो 24 नहीं डाल दूंगा, ये वाले एक के अंदर मैं 16 नहीं डाल दूंगा। क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा, 24 और 16 का इस तरीके से डिवीजन करना होगा कि ये बॉक्स के अंदर आ जाए। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे हम लोग एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा होगा कि कब एचसीएफ निकालना है और कब आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। अभी जब हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको बार बार रिपीट करते हुए खुद समझ में आ जाएगा कि मुझे कब एलसीएम निकालना है और कब मुझे एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो जहां पे भी डिवीजन हो रहा है, जहां पे भी चीजों का ब्रेक डाउन हो रहा है, वहां पर हम लोग क्या निकालते हैं, वहां पर हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, एलसीएम और एचसीएफ में आपको ये समझ में आ गया। अच्छा हाँ, एक और चीज, एक चीज और कर लेते हैं। एक बार एक बड़ा सा नंबर, उसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते हैं ताकि हमको कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया 28 एंड 72, मैंने बोला 28 और 72 इन दोनों का एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 28 प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 214 2771, तो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 7। इसके बाद मैंने बोला 72 का करेंगे, 236 218 293331, ठीक है। तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब मुझे निकालना है एलसीएम 28 और 72 का। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो देखो मैं क्या करूंगा कि जो नंबर कॉमन है, जो नंबर कॉमन है वो तो लिखना ही है। एक 2 कॉमन आ रहा है, एक 2 यहां से कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो जो 2 कॉमन आ गए 2, वो तो मैं लिखूंगा ही, 2 इंटू 2। अब उसके बाद जो नंबर कॉमन नहीं भी है वो भी नंबर हमें नीचे उतारना है।
जैसे कि ये 7 है ना, उसके बाद ये वाला 2, उसके बाद ये दोनों 3, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इंटू 7 इंटू 9, तो 8 इंटू 7 56 इंटू 9, 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 5 जा 45 प्लस 5 504, ये हमारा 28 और 72 का एलसीएम निकल के आ गया, ठीक है। क्या आप इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे मल्टीप्लाई ना करना पड़े, या मल्टीप्लाई भी करना पड़े अगर, तो मुझे इस तरीके से ना निकालना पड़े जैसे मैं इसमें से कॉमन निकाल रहा हूं, मुझे हर एक क्वेश्चन में ना करना पड़े? क्योंकि अगर मुझे क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि a एक नंबर है p स्क्वायर q क्यूब और b एक नंबर है p3 q4 और मुझे निकालना है एलसीएम, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है कि इसको करने का, एलसीएम निकालने का भी एक तरीका होता है। जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से। अब जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो आप हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर को लोगे। जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो आप हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर को लोगे। जो भी नंबर दिया हुआ है उसकी हाईएस्ट पावर को हम लोग लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, मैंने लिखा 28, 2 की पावर 2 इंटू 7 एंड 72 इज 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। तो मैंने लिखा 2 का स्क्वायर इंटू 7, 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे एलसीएम निकालना है, तो हर एक नंबर की हाईएस्ट पावर, अब यहाँ पे 2 है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो 2 की पावर 3 इंटू, यहाँ पे 7 की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो 7 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 का स्क्वायर, डायरेक्ट आ गया। आपको बार बार कॉमन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, सपोज करो अब नंबर ऐसे होते हैं 28, 72, 144, 164, 194, ठीक है। अब इन सब में से आप कॉमन निकालते बार बार कि ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। इससे अच्छा क्या था, मैं इससे अच्छा क्या करता कि इन सब नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी नंबर कॉमन आ रहा है उनकी हाईएस्ट पावर सीधा लिख देता, दैट विल बी योर आंसर। समझ में आ रहा है? वो क्या होता, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाता। क्यों? एलसीएम के अंदर क्या लिया जाता है, हाईएस्ट पावर ली जाती है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं एचसीएफ पर। सेम में एचसीएफ भी देखो, जैसे 28 है 2 का स्क्वायर इंटू 7 की पावर 1 और 72 है 2 3 इंटू 3 की पावर 2। मैंने बोला एचसीएफ निकालना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, अगर इसके अंदर हाईएस्ट पावर आ रही है तो एचसीएफ के अंदर क्या होगा, जो लोएस्ट पावर है, जो लीस्ट पावर है, जो सबसे छोटी पावर है, यानी कि 2 और 3 के अंदर सबसे छोटा क्या आ रहा है 2 का स्क्वायर, है ना। मगर मैंने ये देखा कि यहां 7 है, नीचे 7 ही नहीं है, ऊपर नीचे 3 है, ऊपर 3 नहीं है, तो आप ना तो 2 लोगे, ना तो 7 लोगे, ना आप 7 ले सकते और ना ही आप ये 3 ले सकते। क्यों? क्योंकि कॉमन ही नहीं है, क्योंकि कॉमन ही नहीं है। इसके अंदर क्या करते हैं, लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली जाती है, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर ली जाती है, कॉमन फैक्टर की। तो क्या आंसर आएगा, 2 का स्क्वायर दैट इज 4। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या आ गया 4, ठीक है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है 4। जब भी मुझे एलसीएम निकालना है, जब भी मुझे एलसीएम निकालना है, मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट पावर को उठा दूंगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कॉमन है या नहीं, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कॉमन है या नहीं,
मगर जैसे ही मैं HCF निकालूंगा तो मैं लोएस्ट पावर निकालूंगा किसकी, कॉमन फैक्टर की। मैं लोएस्ट पावर निकालूंगा किसकी, कॉमन फैक्टर की। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी है। अब आगे चलते हैं, जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था उसके ऊपर आ जाएंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन देख बोला था, सपोज करो कि अभी तो मैंने नंबर्स दिए आपको, अभी तो मैंने आपको नंबर्स दे दिए और नंबर्स का आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर दिया। मगर मैंने अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सपोज कि a इज इक्वल टू p की पावर 3 इंटू क्यू की पावर 7 एंड b इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 3, और मैंने बोला c इज इक्वल टू p इंटू क्यू। मैंने बोला फाइंड एलसीएम ऑफ ए बी सी। मैंने बोला ए बी सी का एलसीएम निकालो, चुटकियों में निकालोगे। देखो कैसे, एलसीएम, एलसीएम का क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर, पी की हाईएस्ट पावर, क्यू की हाईएस्ट पावर, दैट इज योर एलसीएम। फटाफट से एचसीएफ, ए बी सी का एचसीएफ, हाईएस्ट पावर ऑफ द कॉमन, सॉरी लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर पी क्यू पी क्यू पी क्यू, तीनों में पी क्यू है, इसकी लोएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, यानी कि पी इंटू क्यू, ये आपका एलसीएम आ गया। इतना इजी है एलसीएम एचसीएफ निकालना, इतना ज्यादा इजी है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर आपको समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल दी फैक्टर्स। एचसीएफ होता है लोएस्ट पावर ऑफ ऑल दी कॉमन फैक्टर, ठीक है, लोएस्ट पावर ऑफ ऑल दी, लोएस्ट पावर ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स। और यहां पे क्या होता है, यहां पे होती है हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल फैक्टर्स। ध्यान से देख लो, यहां पे कॉमन का कोई मतलब नहीं है, एलसीएम के अंदर कॉमन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हाईएस्ट पावर चाहिए, चाहे नंबर कॉमन है या नहीं। मगर यहां पे हमें क्या चाहिए, यहां पर हमें चाहिए कॉमन होना जरूरी है और उसकी लोएस्ट पावर, ठीक है। ये एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं। एलसीएम एचसीएफ में एक और फॉर्मूला है, वो भी हम कर लेते हैं। एलसीएम एचसीएफ में भी एक और फॉर्मूला भी है, उसको भी मैं बता देता हूं आपको। सेम ही चीज ले लेंगे, सेम ही चीज ले लेंगे हम लोग। जैसे सपोज करो मैंने क्वेश्चन दिया आपको, अभी जैसे दिया था, a इज इक्वल टू P3 इंटू Q7, ठीक है। अब मैंने बोला एलसीएम क्या होगा, हाईएस्ट पावर P की 3 इंटू Q की 8 आ गई। एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो लोएस्ट पावर है कॉमन की, यानी कि P स्क्वायर इंटू Q की पावर 7, ठीक है। ये मेरा एचसीएफ आ गया। अब फॉर्मूला क्या बोलता है, अगर आपने एचसीएफ को और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, जैसे यहाँ पे ए और बी दिए हुए हैं, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसके इक्वल आएगा। एचसीएफ इंटू एलसीएम ये किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं जरा। एचसीएफ क्या है, पी स्क्वायर इंटू क्यू की पावर 7 इंटू एलसीएम क्या है मेरा, एलसीएम मेरा क्या है, P3 इंटू क्यू की पावर 8। अब सारे मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगी, P स्क्वायर P3 P5 हो जाएगा इंटू Q7 Q8 Q15 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं जरा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, P3 इंटू Q7 पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या है, P स्क्वायर इंटू Q8। यहाँ पे भी क्या होंगी, पावर ऐड हो जाएंगी, तो P की पावर 5 इंटू क्यू की पावर 15, देख लो दोनों सेम आ गए। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं मैंने एक नंबर ले लिया 18
और एक ले लिया 54। 18 क्या होता है, यही होता है। अब उसके बाद 54 को देख लेते हैं, 54 क्या होगा, यही होगा 3 3 9 9 3 27, सॉरी एक 2 एक्स्ट्रा, एक 3 एक्स्ट्रा लगा दिया मैंने, 3 3 9 9 3 27 27 2 54 होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे 3 क्यूब इंटू 2 की पावर 1। एलसीएम, एलसीएम हाईएस्ट पावर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 3, 27 2 54, ये मेरा कॉमन मल्टीपल आ गया 18 और 54 का। एचसीएफ कॉमन नंबर की लोएस्ट पावर, तो 2 की तो 2 ही रहेगी और 3 की कितनी है 3 स्क्वायर, यानी कि 18 आ गया, है ना। अब फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि 54 इंटू 18 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, 54 और 18 ही है, देख लो इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों नंबर इक्वल आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। अगर मान लो आपको कभी ऐसा दिया हुआ है कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और दो नंबर दे दिए, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना। आपको एलसीएम दिया हुआ है, दो नंबर दिए हुए हैं, बोला एचसीएफ निकालो, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है और दो में से कोई एक नंबर दिया हुआ है, तो भी ये फॉर्मूला लग जाएगा। समझ में आ रहा है। तो ये जो अभी तक मैंने आपको बताया, आपको समझ में आया एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालना है, कब एलसीएम निकालना है, कब एचसीएफ निकालना है। उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए हम पावर को किस तरीके से लेते हैं और एचसीएफ में कैसे पावर को लेते हैं। उसके बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला लगाते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे सारी की सारी चीजें फर्स्ट एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन्होंने बोला रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैं वो सारी चीजें आपको समझा दूंगा पहले जो हम लोग यूज करने वाले हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज एग्जांपल्स पर आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें इस चैप्टर में यूज होने वाली हैं वो सारी चीजों पर आ जाते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, सब बच्चों को पता है कि जो भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाए, जो भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हो जाए जहां पे q जीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज ना हो पाए, फ्रैक्शन फॉर्म में ना आ पाए, यानी कि उनको हम सिंप्लीफाई ना कर पाए, वो सारे के सारे नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, सॉल्व भी नहीं होता, चलता रहता है, p अपॉन क्यू की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको। इसके अलावा और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, देखो सारे के सारे नंबर्स जो कि रिपीटिंग हैं, यानी कि जब भी मैं उनका डिवाइड करूंगा, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 1/7, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ये नंबर जो होगा ये रिपीट करेगा, ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसको रैशनल नंबर बोला जाता है। देखो कैसे रिपीट करता है ये भी बता देता हूं मैं आपको। मैंने 1 को डिवाइड किया 7 से, ठीक है, तो डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट लगाया, यहाँ पे 10 आ गया, ऊपर चलते हैं, 1 जा 7 आ गया, 3 डेसिमल लगा हुआ है, 0 आ जाएगा, 4 जा 28 आ गया, 20 7 2 जा 14 आ गया, 60 8 जा 56 आ गया, 40 5 जा 35 आ गया, 5। अब यहाँ कंटिन्यू करते हैं, 50 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 7 7 जा 49 बचा 1, यहाँ पे भी 1 से स्टार्ट किया था, वापस से 1 आ गया, डेसिमल लगा हुआ है, 0 लगाया, फिर आ गया 1 जा 7 आ गया, 3 30 बन गया, 4 जा 28 22 जा। अब आपने देखा, आपने क्या देखा कि यहां लिख देता हूं मैं 0.142857 और इसके आगे अगर मैं दोबारा से सॉल्व करता हूं और आगे जाता हूं तो 857, फिर उसके बाद 1 और ऐसा करके ये रिपीट हो रहा है। तो आपने देखा 142857 यहां से फिर से वैल्यू ने रिपीट होना शुरू कर दिया, है ना, और फिर उसके बाद ये आगे रिपीट होती जा रही है। तो जब नंबर को आपने डिवाइड किया और उसके बाद वो रिपीट होता जा रहा है, वो नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो इसलिए उसको बोला जाता है रिपीटिंग। तो ये कंप्लीटली डिवाइड तो कभी नहीं होगा, मगर ये अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है।
जो भी नंबर रिपीटिंग होता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, ठीक है। अब कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि रिपीटिंग होंगे, ठीक है, मगर नॉन रिपीटिंग भी होते हैं और ना ही वो टर्मिनेट होते हैं। यानी कि एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे सपोज करो मैंने एक नंबर किसी भी नंबर को डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.14213728923462 अब आपने देखा कि यहाँ कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, कोई नंबर रिपीट ही नहीं कर रहा है, इसलिए इन नंबर्स को बोला जाता है इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं? नॉन रिपीटिंग, ये होते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही ये रिपीट करते हैं, ना तो इनकी वैल्यू सॉल्व होती है, रिमाइंडर 0 बचता है, और ना ही ये अपने आप को रिपीट करते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स। हाँ, एक और चीज याद रखना, जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, मगर रिपीटिंग है, इसलिए ये नंबर भी रैशनल नंबर होगा। नॉन टर्मिनेटिंग है यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, मगर उसके बाद भी हमने देखा कि ये अपनी वैल्यू को रिपीट कर रहा है, अपनी वैल्यू को, यहाँ पे जो डिवाइजर क्वोशिएंट है हमारा वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है कि ये रैशनल नंबर है। समझ में आ गया? अगर आपको कभी भी कैलकुलेट करना है, कभी भी चेक करना है, कोई भी नंबर आपको दिया हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप उसको डिवाइड करके देख लो, अगर वो टर्मिनेट हो गया तो रैशनल नंबर है। आपने देखा टर्मिनेट नहीं हो रहा मगर रिपीट हो रहा है तो वो रैशनल नंबर है। आपने देखा ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है तो वो इर्रेशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स के बीच में अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जो टर्मिनेट हो जाते हैं, जो रिपीट होते हैं अगर टर्मिनेट नहीं हो रहे तो, ठीक है। और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज ही नहीं होंगे, ना ही वो टर्मिनेट होते हैं और ना ही वो क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर इर्रेशनल नंबर आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे अभी एक्सरसाइज के अंदर। आगे चलते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैं वापस से बता रहा हूं। अभी हमने देख लिया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसको मैं यूज कराऊंगा अभी, ठीक है। उसके बाद हमने एक किया था कि अगर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय b देन a इज डिविजिबल बाय b, ये हमने किया था, उसको अभी हम यूज करेंगे। तो एक ये कर चुके, एक ये कर चुके। इसके अलावा हमने LCM एंड SCF के बारे में देखा था, उसको अभी हम यूज करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर्स किस तरीके से प्रूव किया जाता है, ये सारी चीजें अब हम लोग आगे आने वाली एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके मैं आपको एग्जांपल्स और एक्सरसाइज करवा रहा हूं, तो आप ध्यान से देखते रहना। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने क्या बोला है, कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। इन्होंने बोला एक नंबर ले लो 4 की पावर n, और n क्या एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो 4 की पावर n और n एक नेचुरल नंबर है। आप ये बताओ, चेक करो, चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n वेयर 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। मेरा n क्या हो सकता है, n 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 चलता रहेगा, ठीक है। तो मैंने बोला कि क्या n की किसी भी वैल्यू पर, क्या n की किसी भी वैल्यू पर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा जो यूनिट डिजिट आएगा क्या वो 0 आ सकता है? जो मेरा वंश डिजिट आएगा या यूनिट डिजिट आएगा वो 0 आ सकता है? देखते हैं। 4 की पावर 1 4 होता है, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 64 4 256। अब मैंने कहा 4 की पावर 5, यानी कि इसको फर्दर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1024। आपने देखा मैं 5 तक जा चुका हूं। इसके बाद आपने क्या देखा कि यूनिट डिजिट पे या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है या तो 6 आ रहा है, और या फिर 4 आ रहा है। तो 4 एंड 6 बार बार यही बनता जा रहा है, 0 तो नहीं आ रहा।
समझ में आ गया। अब आपके मन में चल रहा होगा सर अभी तो आपने 4 की पावर 5 तक सॉल्व किया है, 7 8 9 10 100 200 300 400 500 600, यानी कि 4 की पावर 200, आखिर में 2 जीरो आ गए, तो हो सकता है कि करने पे इसके भी यूनिट डिजिट पे जीरो आ जाए, है ना। देखो ध्यान से, कोई भी नंबर जिसको यूनिट डिजिट पे जीरो चाहिए, कोई भी नंबर जो यूनिट डिजिट पे जीरो अगर उसके आएगा तो डेफिनेटली वो नंबर 10 से डिवाइड होना चाहिए। कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे जीरो है, कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे जीरो है वो 10 से जरूर डिवाइड होगा। सारे नंबर उठा के देख लो जिसके भी यूनिट डिजिट पे जीरो है। यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे 27 मैंने लिखा, तो ये जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट या वंस प्लेस, और ये होती है हमारी टेंस प्लेस। तो अगर कोई भी नंबर जिसके यूनिट डिजिट पे जीरो है, वो सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, ये हमें पता है। वो सारे के सारे नंबर 10 से डिवाइड होते हैं, ये हमें पता है, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि कैसे पता लगाऊं कि 4 की पावर n कभी भी क्या जीरो पे खत्म होगा या नहीं होगा। देखो मैंने 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, क्या आंसर आया, 2 इंटू 2 इंटू 1, है ना। और अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं तो क्या आंसर आएगा, 2 इंटू 5 इंटू 1। अगर 4 को कभी भी जीरो पे खत्म होना है, अगर कभी भी जीरो पे खत्म होना है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 एंड 5 का आना तो जरूरी है। 2 एंड 5 का आना तो बहुत जरूरी है कि जब तक 2 और 5 नहीं आएंगे तो जीरो कैसे बनेगा। और आपने देखा कि जो 4 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन अगर मैं करता हूं तो 2 इंटू 2 आ रहा है, 5 तो है ही नहीं। 4 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 ही तो आ रहा है, 5 तो है ही नहीं। और 5 अगर नहीं आ रहा तो जीरो कैसे आएगा, क्योंकि भाई 2 इंटू 5 करेंगे तभी तो जीरो बनता है, इसके अलावा और कुछ है। या तो आप 10 से मल्टीप्लाई करो या 2 इंटू 5 जरूर होने चाहिए तभी जीरो बनता है हमारा। और हमने देखा कि 4 की पावर में 4 के अंदर 2 इंटू 2 आ रहा है, 5 है ही नहीं। दैट मीन्स कि 4 की पावर n किसी भी n की वैल्यू पर, n की कोई भी वैल्यू पर कभी भी जीरो पे खत्म नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट पे जीरो नहीं आएगा। अब हमको कैसे पता कि 4 की पावर कुछ भी यहां पे n यानी कि 100 200 300 उसमें 2 2 2 ही आएगा और कोई नंबर नहीं आएगा। कैसे पता आपको, मैंने एक आपको थ्योरम करवाई थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। वो हमें बोलती है कि अगर 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 है तो 4 की कोई भी पावर आ जाएगी, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में भी यही नंबर होगा, कोई और नंबर नहीं आ सकता। करके देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। जैसे मैंने बोला 4 की पावर 4 256 होता है, अब 256 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 4 से किया, 4 6 4, 4 से किया आया कितना 16, 4 से किया 4, 4 से किया 1, सब जगह 4 4 4 4 ही आ रहा है, और सबके 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने यहां लिखा हुआ है। क्या कोई और नंबर आ रहा है, कोई नंबर नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। समझ में आया। दैट मीन्स कि 4 की पावर n कभी भी जीरो पे नहीं खत्म होगा। क्यों, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर केवल 2 आ रहा है, वहां पे 5 है ही नहीं, और 2 और 5 अगर नहीं आ रहे तो लास्ट में जीरो नहीं आ सकता। देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं। इन्होंने बोला है इफ द नंबर 4 की पावर n फॉर एनी n वर टू एंड विद डिजिट 0, 4 की पावर n जहां पे n की किसी भी वैल्यू पे अगर आपको जीरो चाहिए यूनिट प्लेस पे, देन इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। भाई लास्ट में किसी भी नंबर के लास्ट में जीरो आता तो 10 से डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n वुड कंटेन द प्राइम 5, यानी कि 4 की पावर n को अगर आप कभी भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वहां पे 5 तो जरूर मिलना चाहिए, 5 तो जरूर होना चाहिए। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 4 की पावर n का क्या मतलब हुआ, 4 की पावर n का मतलब हुआ 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है 2 का स्क्वायर, उसकी पावर n यानी कि 2 की पावर 2n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n इज 2। हमें 5 तो मिला ही नहीं,
हमें जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने तो क्या मिला, हमें मिला 2। सो द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमसे क्या बोलता है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया ये एकदम यूनिक होगा, कभी ऐसा नहीं होगा कि आगे चलकर 2 की जगह पे कोई और नंबर मिल जाए। That there are no other prime in the factorization of 4 की power n, so there is no natural number n for which 4 की power n will end with the digit 0। ठीक है, अभी इसको सुन के आपको लग रहा होगा यार जब मैंने बताया था तो बहुत आसान था, ये तो इन्होंने क्या यूज कर लिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, आपको इसका रट्टा मार के नहीं जाना है, आपको बस इसे समझना है कि 4 की पावर n अगर 0 में खत्म होगा तो वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 का आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 5 आएगा तभी कहीं ना कहीं 0 बन सकता है। ठीक है, 5 आ नहीं रहा है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि अगर 5 नहीं आ रहा है तो आगे भी कभी नहीं आने वाला, इसलिए 4 की पावर n कभी भी 0 पे नहीं खत्म होगा। ये जो मैंने अभी आपको बताया एज इट इज, इसको अपने वर्ड्स में इंग्लिश में चेंज करके आप एग्जाम में लिख देना, टीचर इसको गलत नहीं करेगी। ठीक है, बस एक चीज याद रखना, क्या आपको ये जरूर लिखना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक guarantees that there is no other prime factorization possible, ये जरूर लिख देना, बाकी टीचर एक नंबर नहीं काटेगी। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये क्लियर हो गया कि 4 की पावर n कभी भी 0 पे खत्म नहीं होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन्होंने बोला एलसीएम निकालो और एचसीएफ निकालो 6 और 20 का, 6 का और 20 का, कौन से मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सिक्स को क्या लिखेंगे? 2 into 3। 20 को क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 5। एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो जब भी एलसीएम निकालना है रिपीट करना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। यहाँ पे 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, 5 की पावर 1। तो हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स, 2 की हाईएस्ट पावर 2 स्क्वायर, 3 की 3, 5 की 5, 4 3 12 5 60, एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ, एचसीएफ क्या कहता है? लोएस्ट पावर ऑफ कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन क्या है? 2, उसकी लोएस्ट पावर। एलसीएम एचसीएफ कितना आ गया? 2 एचसीएफ आ गया। ठीक है, तो देखो एलसीएम हमारा 60 है और एचसीएफ हमारा 2 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इन्होंने आगे क्या बोला है, एक और क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आपको एचसीएफ निकालना है और फिर उसके बाद उसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसी मेथड से कर लोगे, कराने की जरूरत तो नहीं है। आपको 2 नंबर दे दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, एलसीएम निकालोगे और एचसीएफ निकाल लोगे। अगर आपने एचसीएफ निकाल दिया तो उसके बाद एलसीएम निकालने के लिए क्या करोगे? एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा देना, आपका एलसीएम निकल जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? कराने की जरूरत तो नहीं है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। हमारा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 क्या बोलता है? फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फिर से सेम चीज है। 6 दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है और 120 दिया हुआ है। प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे, कोई डाउट तो नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 पे, एक्सरसाइज 1.1 पे जहां पर आपको दिया हुआ है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 3825 का करना है, 5005 का करना है, 7429 का करना है। ठीक है, 140,
का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यही करना है हर क्वेश्चन के अंदर, हर क्वेश्चन के अंदर यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी नहीं आएगा, बस ये आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार करवा रहे हैं, इजी है, फर्स्ट चैप्टर है 10th का, तो ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन ही आपको दे देंगे, इजी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आपको अच्छा लगे कि हाँ 10th थोड़ी इजी है। 156 382 5500 57429 सबका निकाल लेना, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन्होंने यहां पे बोला इन्होंने बोला फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर्स, दो नंबर दिए हुए हैं 26 एंड 91। 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले आप एलसीएम निकालो, फिर आप एचसीएफ निकालो, फिर उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इसको वेरीफाई भी करके दिखाओ। क्या एक भी क्वेश्चन कराने की जरूरत है? ये अभी मैं एग्जांपल में करा चुका हूं, एलसीएम एचसीएफ आपको निकालना आता है, और ये वाला फॉर्मूला भी मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से वेरीफाई करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 3 फिर से आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना है, कुछ अलग नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 सेम वे में एचसीएफ ऑफ 306657 इज इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम। आपको एचसीएफ दे दिया है, आपको एलसीएम निकालना है। चलो ये क्वेश्चन करा देता हूं, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं। सर आप बार बार इरेज क्यों करते हो? नेक्स्ट पेज कर लिया करो, इरेज करने से थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है, नेक्स्ट पेज से तुरंत बोलना पड़ेगा। हाँ, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, आपको एचसीएफ दे दिया 9। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर क्या दिए हुए हैं 306 इंटू 657, एलसीएम मुझे निकालना है। 306 इंटू 657 बाय 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा, 9 से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब डिवाइड करना शुरू करते हैं। 3 3 जा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 9 जा। ठीक है, 3 1 जा 3 7 जा 3 जा। 306 को मल्टीप्लाई कर दो 73 से, यू विल गेट योर एलसीएम, यू विल गेट योर एलसीएम, आपको एलसीएम अपना मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा। अब आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, इसको करते हैं। इन्होंने बोला चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। चलो जी आ जाते हैं। 6 की पावर n, क्या ये नंबर कभी भी 0 पे खत्म होगा, यानी कि इसके यूनिट डिजिट पे, इसकी वंस प्लेस पे 0 आएगा? सबसे पहले आप क्या बोलोगे, सर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 3 इंटू 2। सर यहाँ पे 2 तो आ गया, मगर सर 5 कहाँ है? जब तक 5 नहीं आएगा, जब तक मुझे 5 नहीं मिलेगा, तो फिर ये 0 पे तो खत्म होगा ही नहीं। क्योंकि अगर मुझे देखो भाई 10 बनाना है तो मुझे 2 और 5 तो चाहिए ना। 2 मिल गया, क्या अकेला 2 कभी भी यहाँ पे, कभी भी 2 को मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा, मल्टीप्लाई करते चले जाऊंगा, क्या कभी भी वो 0 बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। अकेला कभी 5 0 नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा, कभी नहीं बना पाएगा। इन दोनों को एक दूसरे का सहारा चाहिए, 5 को 2 चाहिए ही चाहिए। अब हमने 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 3 इंटू 2 आ रहा है। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 5 तो आया ही नहीं। अगर 5 नहीं आया तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये बड़ा यूनिक है, ये आगे जाके कभी चेंज नहीं होगा। तो डायरेक्टली लिख देना, देयरफॉर 6 की पावर n विल नेवर एंड विद द डिजिट 0, विल नेवर एंड विद द डिजिट 0। स्टेटमेंट एक जरूर डालना, क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये जरूर डाल देना। ये लिखना बहुत जरूरी है, जो हमने एग्जांपल में किया था। ठीक है, समझ में आ गया ना? क्लियर हो गया? बिल्कुल एग्जांपल की तरह है, कुछ नया नहीं है, वही लिखना है आपको।
क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताया था कि कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एक बार जरा रिपीट कर लो। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसका 1 इटसेल्फ और एक और फैक्टर होता है, यानी कि वो अपने टेबल में तो आते ही हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और एक और फैक्टर उसका होता है। ठीक है, एक और फैक्टर जरूर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इन्होंने बोला एक नंबर ये है और फिर एक और नंबर दे दिया, बहुत बड़ा मल्टीप्लाई दिया हुआ है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, इन्होंने बोला कि ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, ये जो दो नंबर दिए हुए हैं, ये प्रूव करके दिखाओ कि ये एक कंपोजिट नंबर्स हैं। प्रूव नहीं, एक्सप्लेन करो कि व्हाई दे आर दी कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं, ये आपको बताना है कि क्यों ये नंबर्स जो है ये कंपोजिट नंबर्स हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने के बाद 13 प्लस कर देना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना। 1 खुद का नंबर और एक और फैक्टर अगर आ गया तो डायरेक्टली बोल देना कि ये नंबर क्या है, ये कंपोजिट नंबर्स है। मगर हमें तो टाइम बचाना है, हमारे पास एग्जाम के अंदर उतना टाइम तो होगा नहीं, हमें तो टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैंने देखा कि यहाँ पे 13 कॉमन आ रहा है, मैंने 13 को कॉमन निकाला, 7 इंटू 11, 13 बाहर चला गया, बाहर चला गया ना, प्लस 1, तो ये हो गया 13 इंटू 7 इंटू 11, 77 प्लस 1 78। अब मैंने बोला 78 क्या होता है, 13 इंटू 6, यही तो होता है। तो ये जो भी नंबर है, ये जो भी नंबर है उसका जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो एक तो 13 मिल गया और एक 6 मिल गया, दो नंबर मिल गए। 13 मिल गया और एक 6 मिल गया तो दो नंबर मिल गए, 1 तो होगा ही होगा, वो नंबर खुद भी होगा, हो गया ना कंपोजिट नंबर। तो हम क्या लिखेंगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर वी गॉट 13 एंड 6, वी गॉट 13 एंड 6 एज इट्स फैक्टर, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्यों, क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो ये एक नंबर कंपोजिट नंबर है। सेम वे में इसके ऊपर आ जाते हैं। आपने देखा इस पूरे के अंदर यहां पे भी 5 है और यहां पे भी 5 है, मैंने 5 को कॉमन निकाल दिया, क्या आ गया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, 5 इंटू इस सबका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई, 7 6 42, 42 इंटू 4 3 12, 12 2 24 प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर। अब 42 का मल्टीप्लाई 24 से, 24 2 48, 4 कैरी, 24 4 96 प्लस 4 1008, 96 प्लस 4 100 हो गया, तो 5 इंटू 1009, 1009 किसी के टेबल में नहीं आएगा, ये एक प्राइम नंबर है ना। तो एक तो 5 हो गया, एक 1009 हो गया, एक 1 मिल जाएगा और एक ही नंबर खुद भी होगा, हो गया ना कंपोजिट नंबर। फिर से क्या लिखोगे, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर we get 5 and 1009 as the factors, therefore it is a composite number। ठीक है, कंपोजिट नंबर अगर आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि कंपोजिट नंबर क्या है, तो उसको प्रूव करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि कंपोजिट प्रूव करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे एक तो ये दिखाना है कि 1 उसका एक फैक्टर है, एक वो नंबर खुद है, और एक और नंबर मुझे मिल जाए। जैसे एक और नंबर मिल गया तो बस और कुछ नहीं करना, वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा देयर इज अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया, वर्ड प्रॉब्लम आ गया, देखते हैं जरा इसको। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया इसको लगते हैं 18 मिनट्स, इसको लगते हैं 18 मिनट्स एक राउंड लगाने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, रवि को लगते हैं 12 मिनट। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। भाई एक राउंड है, मान लेते हैं दोनों ने यहां से स्टार्ट किया, सोनिया ने और रवि ने
दोनों ने एक ही टाइम पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है, स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मेनी टाइम मिनट्स सॉरी विल दे मीट अप अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? जो मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ के अंदर क्या चीजें ध्यान में रखनी है, मिल गई भाई? दोनों के दोनों राउंड राउंड घूमेंगे, रिपीट करेंगे, उसके बाद कब जाकर के मिलेंगे, क्या निकालोगे? एलसीएम निकाल दो। 18 मिनट्स का और 12 मिनट्स का एलसीएम निकाल दो। जो भी एलसीएम आ रहा है ये वहां जाकर के मिल जाएंगे, जो भी आपका एलसीएम आएगा ये वहां जाकर के मिल जाएंगे। अब एलसीएम भी मैं बताऊं, चलो बता देते हैं। 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, 18 का क्या बन गया? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 का क्या बन जाएगा? 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। 12 का क्या बन जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम क्या बोलता है? हाईएस्ट पावर ऑफ ऑल द फैक्टर्स। 2 की हाईएस्ट पावर 2 का स्क्वायर, 3 की हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36 मिनट्स। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अप अगेन? 36 मिनट्स। 36 मिनट के बाद वो दोनों जाकर के मिल जाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सपोज करो कुछ अच्छे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने हमारी वीडियो नहीं देखी, उन्होंने बाद में कभी देखी, आधी अधूरी देखी, उन्होंने निकाल दिया एचसीएफ। मैंने देखा 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहा है? 2 इंटू 3 का स्क्वायर। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 का स्क्वायर इंटू 3। उनको लगा एचसीएफ निकालना चाहिए। उनको क्या लगा? एचसीएफ निकालना चाहिए। एचसीएफ क्या होता है? लोएस्ट पावर किसकी? कॉमन फैक्टर की 2, और इसकी क्या आ रही है? 3, यानी कि 6 मिनट के बाद वो मिल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भाई? ये तो 12 मिनट में एक राउंड लगा रहा है ना, और इसको लगते हैं 18 मिनट, इसको लगते हैं 12, इसको लगते हैं 18 मिनट, ठीक है। तो जब ये एक राउंड पूरा 12 मिनट का, 12 मिनट के बाद यहां कहीं होगा तो ये यहां कहीं होगी, ठीक है ना। और पीछे चले जाएं तो जब ये यहां कहीं होगा तो ये यहां कहीं होगी, तो 6 मिनट में कैसे मिल जाएंगे भाई? जब स्पीड रवि की ज्यादा है, रवि की स्पीड ज्यादा है और सोनिया की स्पीड कम है, तो 6 मिनट के बाद ही कैसे मिल जाएंगे? नहीं मिल सकते ना। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता चुका हूं कि इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग होते हैं, ना तो रिपीट करेंगे और ना ही टर्मिनेट होते हैं। वो सारे के सारे हमारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं जो हम लोग पहले क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं थ्योरम 1.2 जो बुक में आपको दी हुई है, लेट p बी ए प्राइम नंबर, p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p विल डिवाइड a। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एक नंबर है p, अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ये मैं बता चुका हूं। अगर 3 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 3 जो है 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है 6 को भी डिवाइड करेगा, ये मतलब है इनका, ठीक है। ये थ्योरम मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब आगे देखो, इन्होंने यहाँ पे एक चीज बोली है कि प्रूव करके दिखाओ कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर दिया हुआ है √2, ये एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये जो नंबर है √2 ये एक इर्रेशनल नंबर होता है, ये हमें प्रूव करना है। √2 इज इर्रेशनल नंबर, ये थ्योरम 1.3 है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है? मुझे √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है, ठीक है। मुझे √2 को इर्रेशनल नंबर प्रूव करना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा है।
मैंने बोला लेट अस सपोज कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर होता है। मैंने ये सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि √2 जो होता है वो एक रैशनल नंबर होता है। तो अगर एक √2 इज अ रैशनल नंबर, अगर ये एक रैशनल नंबर होता है तो सबसे पहले मैं क्या बोलूंगा कि मैं इसको P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। भाई रैशनल नंबर वही नंबर होते हैं जो P/Q की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। तो अगर इसको मैं किसी भी P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं तो मैंने बोला इट शुड बी इक्वल टू एनी इंटीजर R/S। जब भी मैं √2 को P/Q की फॉर्म में फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करूंगा तो ये किसी ना किसी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएगा, और वो नंबर क्या होंगे, एक नंबर R होगा, एक नंबर S होगा। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला कि ये जो R और S हैं, मान लेते हैं इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है। मान लेते हैं ये जो R और S जो इंटीजर दिए हुए हैं इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है। तो मैंने क्या करा, डिवाइडिंग R एंड S बाय देयर कॉमन फैक्टर। मैंने इन दोनों नंबर को इनके बीच में जो कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया। देखो इसका इस लाइन से मेरा मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं मैंने बोला √2 को फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करके नंबर आ गया, क्या नंबर आ गया, 3/9 आ गया। मान लेते हैं एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अब इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर है क्या, 3, 3 1 जा 3 3 जा, अब बचा 1/3। इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1? कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यही मैंने किया यहाँ पे, मैंने बोला R/S दो नंबर थे, उनको मैंने उनके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर था उससे डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड कर दिया तो √2 इज इक्वल टू, जैसे पहले 3/9 था चेंज होके 1/3 हो गया, दो नए नंबर आ गए। तो मैंने बोला डिवाइड होने के बाद A/B दो नंबर आ गए, जहां पे A एंड B आर को प्राइम नंबर। सर को प्राइम नंबर क्या होते हैं, R/S था, इनको मैंने डिवाइड किया इनके कॉमन फैक्टर से, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई नंबर कॉमन था, उससे मैंने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो दो नंबर आए, अब तो इनके अंदर कोई कॉमन फैक्टर बचा नहीं। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। आपको पता है कि 1 से डिवाइड होगा, 3 भी 1 से डिवाइड होगा, है ना। तो 1 और 3 को हम लोग क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। तो यहां पे मैंने √2 को पहले बोला वो R/S की फॉर्म में चेंज हो जाएगा क्योंकि वो एक रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो R/S की फॉर्म में चेंज किया, और उसके बाद मैंने इन दोनों नंबर को इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दिया। मैंने इनके कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास दो नए नंबर आ गए, ए और बी। मेरे पास दो नंबर जो आए क्या आ गए, ए और बी, और ये दोनों नंबर क्या है, ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने बोला ठीक है, अब आगे चलते हैं। मैंने बोला स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। मैंने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया। तो मैंने √2 का स्क्वायर कर दिया, मैंने A/B का भी स्क्वायर कर दिया। √2 का स्क्वायर किया 2 आ गया, A का स्क्वायर किया A आ गया, B का स्क्वायर किया B स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मैंने रीअरेंज किया, तो ये हो गया 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। जैसे ही मैंने रीअरेंज करा क्या आ गया, 2B स्क्वायर, यानी कि B स्क्वायर को 2 के पास ले गया, 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां से मैं एक चीज और समझाऊंगा आपको, उसको भी समझो जरा। वहां तक समझ लिया, अब इसके बाद एक टॉपिक समझ लो, फिर उस पर वापस जाएंगे। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने ऐसे नंबर लिया 72 लिखा, और मैंने इसको डिवाइड किया 4 से। ठीक है, अब आपको पता है यहां पे हम जो लिखते हैं ये क्वोशंट होता है, नीचे हमारा रिमाइंडर बचता है। चलो इसको डिवाइड करते हैं, 4 1 जा 4, 3 और 2 आ गया, यहाँ पे आ गया 18, ये हो गया 8 जा सॉरी 4 8 4 32, ये डिवाइड किया बचा 0। यहाँ पे ये जो बचता है जो कि 0 है, ये मेरा रिमाइंडर होता है ना। इसके बाद मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 72 इज इक्वल टू 4 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर, ये लिखेंगे। ये क्या होता है, ये होता है डिविडेंड।
ये क्या होता है 4 डिवाइजर, 18 क्या है कोशेंट, प्लस रिमाइंडर, यही होता है ना। हम ऐसे लिखते हैं ना 72 इज इक्वल टू 4 इंटू 18 प्लस रिमाइंडर। अब जो मैंने वहां लिखा हुआ है जरा उसको ध्यान से समझना, मैंने वहां लिखा हुआ है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। इस चीज को इसके साथ रिलेट करते हैं। ये मेरा क्या है डिविडेंड है, 4 क्या है मेरा कोशेंट आ गया, और 18 क्या है मेरा, सॉरी 4 मेरा डिवाइजर है और 18 क्या है मेरा कोशेंट आ गया, 18 मेरा कोशेंट आ गया ना। भाई देखो ध्यान से दोबारा से देखो कि जब मैंने 72 को 4 से डिवाइड किया तो 18 मेरा कोशेंट आया, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। इसी तरीके से वहां पे मैंने लिखा हुआ है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, यानी कि ये मेरा डिविडेंड है, ये मेरा डिवाइजर है, ये मेरा कोशेंट आ गया। ये चीज को समझना पड़ेगा, इस चीज को दिमाग में घुसाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वहां पे मैंने लिखा है, 72 इज इक्वल टू 4 इंटू 18, सेम वे में लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है। 72 की जगह पे a स्क्वायर है, यानी कि इसको लिखेंगे, इसको समझेंगे कैसे, when a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 कोशेंट इज b स्क्वायर। जब मैंने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर मेरा कोशेंट आया। जब मैंने a स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से, जब मैंने a स्क्वायर को डिवाइड किया 2 से तो b स्क्वायर मेरा कोशेंट आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, हमने एक थ्योरम की थी क्या, कि अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा। हमने यहां पे देखा कि 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, when a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 2 a को भी डिवाइड करेगा। जब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यानी कि 2 जो है a को भी डिवाइड करेगा ही करेगा। क्लियर हो गया। अब एक और चीज समझो, क्या कि अगर मान लेते हैं मैंने बोला 2 ने 36 को डिवाइड किया, 18 मेरा क्वोशंट आ गया, ठीक है ना। अब जब 2 36 का स्क्वायर यानी कि 6 होता है, 2 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। पहले 18 आ रहा था, अब 3 आ रहा है। यहाँ पे पहले क्या आ रहा था b स्क्वायर आ रहा था, अब कोई और नंबर आएगा, तो वो जो नंबर है मुझे नहीं पता क्या है, मैंने बोला लेट दैट नंबर बी c। मैंने क्या बोला कि जो भी नंबर आएगा, जब 2 ने a स्क्वायर को डिवाइड किया तो b मेरा क्वोशंट आ गया, नो डाउट, मगर जब 2 जो है a को डिवाइड करेगा तो मेरा जो क्वोशंट आएगा वो c है, और c कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो मैंने बोला सेम इसी के आगे लिख रहा हूं मैं, जब a जो है 2 से डिवाइड हुआ तो वो एक क्वोशंट आया c, वेयर c इज एनी इंटीजर, ये एक कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर बनी थी। मैंने इसके अंदर a की जगह पे 2c डाल दिया, मैंने क्या करा a की जगह पे 2c डाल दिया, क्या आ गया 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, 2 1 जा 2 2 जा, क्या बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। पहले मेरा बना हुआ था a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, अब बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। दोनों का मतलब सेम है कि a को मैंने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो b स्क्वायर क्वोशंट आ रहा है। यहां पे इन्होंने बोला कि जब मैंने b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो c मेरा क्वोशंट आ रहा है। मैंने a स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो मेरा b क्वोशंट आ गया, मैंने सेम वे में जब b स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो मेरा c क्वोशंट आ गया। मगर एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, हमने तो यहां पे बोला था a और b
को प्राइम नंबर हैं, ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर से क्या मतलब हुआ? को प्राइम से मतलब हुआ कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं है। मगर यहां पे तो निकल गया ना, ए स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है तो ए को भी करेगा, और बी स्क्वायर को भी अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो 2 तो कॉमन फैक्टर आ गया। तो ये गलती कहां पे हुई है? ये गलती हुई है कि हमने रॉन्ग अज्यूम किया हुआ है कि जो √2 है वो एक रैशनल नंबर है। ये जो गलती हुई है ये कहां पे हुई है कि जहां पे आपने ये अज्यूम किया हुआ है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। √2 इरेशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? वो एक रैशनल नंबर होता है। सॉरी, मैंने √2 को एक रैशनल नंबर अज्यूम किया हुआ है। √2 एक रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, यही मेरे से गलती हुई है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक है, कहां पे गलती हो रही है? क्या पता चल रहा है कि ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, और हमने ये प्रूव किया कि ए और बी तो को प्राइम नंबर है। तो यानी कि ये जो सब गलती हो रही है, ये जो कंट्राडिक्शन अराइज हुआ है, इसका रीजन क्या है कि √2 को जो आपने रैशनल नंबर लिया हुआ है वो आपने गलत लिया हुआ है। √2 एक इर्रेशनल नंबर होता है। इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंदर इर्रेशनल प्रूव करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं बुक में जो लिखा हुआ है, मैं बुक की लैंग्वेज को आपको समझा देता हूं। अब देखो, √2 को हमें इर्रेशनल प्रूफ करना है। लेट अस अज्यूम टू द कंट्रारी दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। सबसे पहले हमने अज्यूम किया था √2 एक रैशनल नंबर है। अगर √2 एक रैशनल नंबर होता है तो यानी कि √2 को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। P अपॉन Q की फॉर्म में चेंज कर सकता हूं। सपोज R एंड S हैव अ कॉमन फैक्टर। मान लेते हैं R और S के पास कुछ कॉमन फैक्टर है अदर देन 1 के अलावा। तो हमने क्या करा? देन वी डिवाइड बोथ द कॉमन फैक्टर टू गेट A अपॉन B। यानी कि मैंने क्या करा, R और अपॉन S के ऊपर जो भी कॉमन फैक्टर था मैंने उससे डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने उससे डिवाइड किया तो मेरे नए नंबर आ गए A और B, और A और B क्या है? को प्राइम नंबर है। मैंने उनको रीअरेंज कर दिया। मैंने रीअरेंज कैसे किया? मैं B को √2 के पास ले गया, A वहीं छोड़ दिया, तो B √2 इज इक्वल टू A बन गया, है ना। उसके बाद मैंने क्या करा? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दिया। जैसे मैंने स्क्वायर किया तो क्या आ गया मेरा आ गया 2B² इज इक्वल टू A² आ गया। तो उसके बाद मैंने आपको याद है, मैंने आपको वो डिवाइजर डिविडेंड वाला बताया था। देयरफॉर 2 डिवाइड्स A², 2 जो है वो A² को डिवाइड कर रहा है, और हमारी थ्योरम क्या बोलती है? अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो बाय थ्योरम इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स A आल्सो। आपको ये बाय थ्योरम लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, ठीक है, आप डायरेक्ट लिखोगे इट फॉलोज दैट 2 डिवाइड्स A आल्सो। जब 2 जो है A को डिवाइड करेगा तो वो डिवाइड कैसे करेगा? A विल बी इक्वल टू 2C। याद है 2C कैसे आया था? 2 ने A² को डिवाइड किया, तो 2 जब A को डिवाइड करेगा तो एक नया नंबर आएगा, उस नंबर को हमने C लिया यहाँ पे, है ना, फॉर सम इंटीजर C। उसके बाद मैंने ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को उठा करके इसके अंदर डाल दिया A की जगह पे। A की जगह पे डाला तो मेरा ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व किया तो आ गया B² इज इक्वल टू 2C²। तो यहां से मुझे समझ में आया कि 2 डिवाइड्स B², सो 2 डिवाइड्स B ऑल्सो। अगर 2 जो है B² को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम ने बोला था कि वो B को भी डिवाइड करेगा। Therefore A and B have at least 2 as a common factor। A और B के अंदर क्या आ गया? 2 कॉमन फैक्टर है। मगर हमने यहाँ पे क्या बोला हुआ है? A और B तो को प्राइम नंबर है। हमने क्या बोला है? A और B तो को प्राइम नंबर है, मगर यहाँ पे तो आ गया कि 2 इनका कॉमन फैक्टर है। This contradict the fact that A and B have a no common factor other than 1। This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √2 is a rational number। ठीक है, so we conclude that √2 is a irrational number। इसलिए हमने conclude किया कि √2 क्या होगा? एक irrational number होगा। ठीक है, सेम वे में जैसे आपने √2 को irrational प्रूफ किया है, इसी तरीके से आप √3 को भी कर सकते हो। सेम वे में आप √3 को भी कर सकते हो। कुछ भी अलग नहीं करना, कुछ भी अलग नहीं करना। ठीक है, अब होमवर्क में आप क्या करना? √2 की प्रैक्टिस करना और √3 को करने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग √3 को करेंगे, और √3 को करने के साथ साथ हम लोग ये टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे। ये जो दिए हुआ है 5 - √3 इज इरेशनल नंबर, इसको भी सॉल्व करेंगे, और उसके बाद 3 √2 को इरेशनल प्रूफ करना, इसको भी करेंगे, और इसके बाद ये जो छोटी सी एक्सरसाइज बची है इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस वीडियो को बार बार देखना, चैप्टर नंबर 1 बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
आपको इसमें कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है।